वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिलेला 2.1 में आपका स्वागत है। अगर चैनल पे नया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। फील्स लाइक SH*T टूटन। अरे नहीं, आर्यन के चेहरे का रंग उड़ गया जब उसने प्लेट को जमीन पर गिरते हुए देखा जो अनगिनत टुकड़ों में टूट गई। उसी समय श्रीमती मालती अपनी भारी कदकाठी के साथ कमरे में दंदनाती हुई दाखिल हुईं। जब उनकी नज़र टूटी हुई प्लेट के टुकड़ों पर पड़ी तो उनके पहले से ही सख्त चेहरे पर और भी भयानक गुस्सा उभर आया। आर्यन, इस बार तुमने क्या तोड़ा? वो उसकी ओर तेजी से बढ़ी। उनकी भारी चालों से ऐसा लग रहा था जैसे जमीन भी हिल रही हो। आर्यन के घुटने कांपने लगे। ये सड़क किनारे के छोटे से ढाबे का दृश्य था जहां आर्यन बर्तन धोने का काम करता था। ये जगह उसके लिए रोजी रोटी कमाने का इकलौता सहारा थी। आर्यन ने कई जगह काम के लिए आवेदन किया लेकिन उसकी योग्यता हमेशा अपर्याप्त बताई जाती। अब वो उस गुस्सैल महिला का सामना कर रहा था जो इस ढाबे की मालकिन थी। वो गलती से हुआ। प्लेट हाथ से फिसल गई। मालकिन, आर्यन ने कांपते हुए कहा। उसकी नौकरी जाने के डर से उसकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी। मालती ने उसे कुछ सेकंड तक गुस्से से घूरा, फिर गहरी सांस ली। एक और मौका दूंगी, ये आखिरी होगा आर्यन। अगर फिर से गलती की तो मैं तुम्हें सच में निकाल दूंगी। फिर वो मुड़कर चली गई। जी मालकिन, बहुत बहुत धन्यवाद, आर्यन ने लगभग राहत की सांस लेते हुए कहा। जैसे ही वो चली गई, आर्यन ने महसूस किया कि उसकी पीठ पसीने से तर हो चुकी थी। आर्यन के परिवार में बस वही और उसकी छोटी बहन अनन्या थी। 3 साल पहले एक सड़क दुर्घटना में उनके माता पिता का निधन हो गया था। 16 साल की उम्र में आर्यन को अचानक बड़ा होना पड़ा। उसने स्कूल और दोस्तों के साथ समय बिताने के बजाय काम और जिम्मेदारियां संभालनी शुरू कर दी। अब 19 साल का आर्यन अपने स्कूल की पढ़ाई और छोटी बहन की देखभाल के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहा था। काम का समय खत्म होते ही शाम के 5 बजे आर्यन ढाबे से निकलने को तैयार था। जैसे ही वो बाहर जाने लगा, एक सहकर्मी ने उसे आवाज़ दी। आर्यन, मालकिन ने तुम्हें बुलाया है। आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा। वो रघु था, एक चश्मे वाला शांत स्वभाव का लड़का। क्या उन्होंने बताया क्यों? रघु कुछ पल रुका, उसकी आंखों में हल्का अफसोस झलक रहा था। नहीं, लेकिन मुझे अंदाजा है, उन्होंने मुझे भी थोड़ी देर पहले बुलाया था। आर्यन ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। क्यों? रघु ने गहरी सांस ली। उन्होंने मुझे निकाल दिया। ये सुनते ही आर्यन के दिल में बेचैनी बढ़ गई। आर्यन मालती के ऑफिस की ओर तेजी से बढ़ा। दरवाज़ा खटखटाते ही अंदर से कड़क आवाज़ आई, आ जाओ। आर्यन ने अंदर कदम रखा। मालती अपने कागज़ों में व्यस्त थीं। उन्होंने एक नज़र उठाई और कहा, तुम्हें निकाल दिया गया है। उन्होंने दराज से एक लिफाफा निकाला और आर्यन की ओर बढ़ा दिया। ये तुम्हारे बाकी के काम का भुगतान है। आर्यन ने लिफाफा ले लिया, फिर अचानक याद आया कि उसे यह नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए। मालकिन, क्या मैं? उसी समय फ़ोन की घंटी बजी। मालती ने उसे इशारे से बाहर जाने को कहा। आर्यन के पास और कोई चारा नहीं था। वो सिर झुकाए बाहर निकल गया। घर पहुंचते ही आर्यन सीधे पुराने सोफे पर लेट गया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और हाथ से चेहरा ढक लिया। उसका दिल बुरी तरह टूट चुका था, लेकिन वह अपनी बहन के सामने कमज़ोर नहीं दिखना चाहता था। जिंदगी सच में कठिन है, उसने धीमे स्वर में कहा। बाहर से शांत दिखने वाला आर्यन भीतर से पूरी तरह बिखर चुका था। CH2 मनी इज़ जस्ट ए नंबर। नया आरंभ। 10 मिनट तक वैसे ही लेटे रहने के बाद आर्यन उठकर छोटे से किचन में गया और रात का खाना बनाने की तैयारी करने लगा। वह घर जिसमें आर्यन और उसकी बहन अनन्या रहते थे बहुत छोटा था। इसमें एक लिविंग रूम, एक बेडरूम, एक छोटा बाथरूम और इतनी छोटी रसोई थी कि एक समय में 2 लोग उसमें खड़े भी नहीं हो सकते थे। हर बार जब आर्यन किचन में होता, उसे लगता जैसे चारों ओर से जगह की कमी उसे जकड़ रही हो। लेकिन क्योंकि किचन अपना काम करता था, इसलिए वह इसे सह लेता था। चावल धोने के बाद उसने उसे कुकर में डाल दिया। फिर उसने फ्रीज़र से थोड़ा मांस निकाला, धोया और उसे नरम होने के लिए उबालने रखा। इसके बाद वह लिविंग रूम में वापस आकर टीवी चालू कर दिया। खबरों का समय था और एंकर सब्जियों और मांस के दाम बढ़ने की बात कर रही थीं। हाल की खराब फसल के कारण सब्जियों के आपूर्तिकर्ताओं ने नुकसान की भरपाई के लिए दाम बढ़ा दिए हैं। मांस के दामों में भी इजाफा हो रहा है क्योंकि ASF यानी अफ्रीकन स्वाइन फीवर ने कई पिगरीज को प्रभावित किया है। अब अन्य समाचार। ये सुनते ही आर्यन ने गहरी सांस ली और बुदबुदाया, सच में दाम बढ़ गए। लगता है इस बार मांस नहीं ले पाएंगे। उसी समय कमरे का दरवाज़ा खुला और बेडरूम से एक खूबसूरत लड़की बाहर आई। भैया, आप आ गए? उसने पूछा। हाँ, थोड़ी देर पहले आया था। मैं खाना बना रहा हूँ, बस इंतज़ार करो। आर्यन ने उसके सिर पर हाथ रखा। अनन्या ने बैठते हुए कहा, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि खाना बनाना मुझे करने दीजिए। आर्यन मुस्कुराया।
उसकी बातों से उसका दिल हल्का महसूस हुआ। तुम्हारा ये भाई कर लेगा, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो अनन्या, हमारी जीनियस। उसने मजाक में उसकी नाक को छुआ और फिर किचन में वापस चला गया। अनन्या, जो सोफे पर अकेली रह गई थी, अपने भाई की ओर देखती रही। भैया, उसने मुट्ठी भींच ली। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि वह अपने भाई की मदद करने में असमर्थ है। अनन्या जानती थी कि उसका भाई उनके लिए कितनी मेहनत करता है, खासकर उसके लिए। उसने अपना फ़ोन निकाला और स्क्रीन पर आए एक संदेश को देखा। यह एक वेब नॉवेल कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा हुआ संदेश था। अनन्या एक वेबसाइट पर एक वेब नॉवेल लिखती थी। शुरू में यह उसका शौक था, लेकिन अब इसने उसे पैसे कमाने का मौका दिया था। वह ये खुशखबरी तुरंत अपने भाई को बताना चाहती थी, लेकिन फिर उसने सोचा सरप्राइज बेहतर होगा। डिनर के बाद दोनों ने अपने अपने दिन की बातें साझा की। हालांकि आर्यन ने अनन्या को अपनी नौकरी जाने के बारे में कुछ नहीं बताया। भैया, बर्तन मैं धो दूंगी, आप आराम कीजिए। नहीं नहीं, तुम पढ़ाई करो, मैं कर लूंगा, आर्यन ने सिंक की ओर बढ़ते हुए कहा, लेकिन अनन्या ने उसे धक्का देकर बाहर कर दिया। मैंने कहा ना, मैं करूंगी, आर्यन मुस्कुराया। ठीक है, लेकिन ध्यान से करना। वो लिविंग रूम में लौट आया और सोने के लिए अपने सोफे को तैयार करने लगा। घर में केवल एक ही कमरा था, जिसे उसने अपनी बहन को दे दिया था। रात का 11 बज चुका था। आर्यन सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी नौकरी छूटने के ख्याल ने उसे बेचैन कर दिया। आखिरकार वह उठकर पानी पीने के लिए किचन में गया। फिर वह बाहर चला गया और लकड़ी के बने बेंच पर बैठ गया, जिसे उसने खुद बनाया था। चांदनी रात के नीचे आर्यन ने ठंडी हवा महसूस की। उसकी आंखें बंद हो गईं और उसने गहरी सांस ली। अचानक उसके दिमाग में एक अजीब आवाज़ गूंजी, टैप सिस्टम सक्रिय किया गया है, होस्ट से आत्मा का बंधन प्रारंभ हो रहा है। 1%, 3%, 8%, 25%, 99%, आत्मा का बंधन सफल हुआ। शुभ रात्रि होस्ट। यही वह क्षण था जब आर्यन की संघर्षपूर्ण जिंदगी खत्म हुई। उस रात के बाद से उसके लिए पैसा सिर्फ एक संख्या बनकर रह गया। प्लीज सपोर्ट मी, फोल्डेड हैंड्स, लाउडली क्राइंग, फोल्डेड हैंड्स, CH3 टैप टाइकून सिस्टम। नया मोड़। क्या? आर्यन अचानक अपने दिमाग में गूंजती आवाज़ सुनकर चौंक गया और तुरंत अपनी आंखें खोल लीं। उसने देखा कि उसके सामने एक नीली पारदर्शी स्क्रीन तैर रही थी। ये किसी गेम की स्टेटस स्क्रीन जैसी थी, जिसमें उसका नाम, स्तर और कुछ अन्य जानकारियां दी गई थीं। आर्यन ने गहरी सांसें लेकर खुद को शांत किया। शांत होने के बाद उसने स्क्रीन की तरफ दोबारा देखा। इस बार उसकी आंखों में कुछ भावनाएं थीं। इतने लंबे समय के बाद यह आखिरकार आ ही गया। उसकी आवाज़ में खुशी छलक रही थी और वह इस अजीब घटना से हैरान नहीं लग रहा था। असल में आर्यन किसी और दुनिया से आया हुआ व्यक्ति था। किसी अज्ञात कारण से वो इस दुनिया में एक बच्चे के रूप में आ गया था, लेकिन उस दुनिया में एक सामान्य व्यक्ति होने के कारण वह यहाँ कुछ खास नहीं कर पाया। उसके पास अपने पिछले जीवन की यादें नहीं थीं, नहीं कोई विशेष गोल्डफिंगर। जब उसके माता पिता की मृत्यु हुई तो वह पूरी तरह टूट गया। लेकिन अब 19 साल इंतजार के बाद उसका गोल्डफिंगर यानी सिस्टम आखिरकार सक्रिय हो गया। तुमने मुझे बहुत इंतजार कराया, आर्यन ने स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहा। होस्ट को उत्तर, आपकी आत्मा पहले सिस्टम को संभालने में सक्षम नहीं थी, इसलिए इसे तब तक निष्क्रिय रहना पड़ा जब तक आपकी आत्मा मजबूत नहीं हो गई। आपके जीवन की कठिनाइयों के कारण आपकी आत्मा तेजी से मजबूत हुई। सिस्टम के इस उत्तर को सुनकर आर्यन स्तब्ध रह गया। तो ये सब इसलिए था क्योंकि मैं कमजोर था? उसे ये सोचकर हंसी और रोना दोनों आ रहा था कि अगर उसकी आत्मा पहले ही मजबूत होती तो वो इन कठिनाइयों का सामना नहीं करता। उसने मुस्कुराते हुए अपनी नाक को खरोंचा और कहा, छोड़ो। अच्छा सिस्टम, तुम क्या कर सकते हो? टैप टाइकून सिस्टम हर बार होस्ट के टैप करने पर पैसा ला सकता है। ओह क्या? आर्यन ने जवाब को समझने की कोशिश की। उसी वक्त उसकी जेब में रखे फ़ोन ने आवाज़ की। उसने फ़ोन को निकाला और देखा कि एक नया ऐप इंस्टॉल हुआ था। टैप टाइकून सिस्टम, क्या ये तुम्हारे कारण है? हाँ होस्ट, इस ऐप के जरिए आप स्क्रीन पर टैप करेंगे और हर बार आपको सिस्टम इंटरफेस में बताए गए प्रॉफिट पर टैप के अनुसार पैसा मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए कृपया ऐप ऑपरेट करें। आर्यन ने उत्साह में ऐप को खोला। स्क्रीन पर उसने एक आदमी को खाली जगह में खड़े देखा। ये तो मैं हूँ। वह चौंक गया क्योंकि गेम के अंदर का चरित्र उससे हूबहू मिलता था। कमाल है। आर्यन ने देखा कि स्क्रीन के दाहिनी और ऊपर पैसे की एक गिनती थी, 5482 रुपीज़। अब देखते हैं कि यह सच में काम करता है या नहीं। उसने स्क्रीन को 5 बार टैप किया। 1 रुपया, 1 रुपया, 1 रुपया, 1 रुपया, 1 रुपया। हर टैप के साथ 1 रुपया स्क्रीन पर दिखता रहा। जब उसने पैसे देखे तो वह अब 5487 रुपये हो चुके थे। लेकिन असली परीक्षण तब हुआ जब उसके फ़ोन पर 5 रुपये भेजे जाने का नोटिफिकेशन आया।
ओह, ये सच में काम करता है। खुशी में उसने उछलना शुरू कर दिया। यह उसकी क्रिसमस की परफेक्ट गिफ्ट जैसा था। अचानक उसने महसूस किया कि उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं क्यों रो रहा हूँ? फिर उसे एहसास हुआ, तो मैं वाकई बहुत दुखी था, है ना? उसने हल्की हंसी के साथ आंसू पोंछे। वो आराम करने के लिए घर के अंदर जाने लगा, लेकिन तभी उसने देखा कि दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ है। आर्यन ने दरवाज़ा खोला और देखा कि उसकी बहन अनन्या दरवाजे की दरार से झांक रही थी। तुम क्या कर रही हो? उसने तुरंत पूछा, लेकिन उसकी सोच रुक गई जब अनन्या ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। CH4 no more work for me. I have collection some characters and place names. I hope you don't mind. करण को घेरने वाली गर्मजोशी ने उसे आश्चर्यचकित कर दिया और उसने नीचे देखा कि उसकी छोटी बहन नैना उसे कसकर गले लगा रही थी। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे, जिससे करण की शर्ट भीग रही थी। उसे रोता हुआ देखकर करण घबरा गया और तुरंत पूछा, नैना, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? क्या कुछ दुख रहा है? बताओ मुझे। अपने भाई की घबराहट भरी अभिव्यक्ति को देखते हुए नैना ने उसे कुछ और क्षणों के लिए पकड़ लिया और फिर थोड़ा पीछे हट गई। उसने कांपते हाथों से अपने आंसू पोंछे और उसकी ओर देखा। भाई, मैं तुम्हारे बाहर रोते हुए देख रही थी। मुझे लगा कि तुम सब कुछ बर्दाश्त करते करते थक गए हो। मेरा दिल दुखता है जब तुम्हें ऐसे देखती हूँ। हो। उसकी आवाज़ टूट गई और उसके गालों पर ताज़ा आंसू बहने लगे। करण क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। उसे घूरता रहा, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। लेकिन एक पल के बाद उसने खुद को घबराहट से बाहर निकाला, आगे बढ़ा और अपनी बहन को सुरक्षात्मक आलिंगन में लपेट लिया। धीरे से उसने उसके बालों और पीठ को सहलाया, फुसफुसाते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस कुछ बातें सोच रहा था। पर एक बात याद रखना, नैना, अब से तुम्हें कभी किसी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। करण की आवाज़ आत्मविश्वास से भरी हुई थी और जैसे जैसे वह बोल रहा था, उससे एक शक्तिशाली आभा निकल रही थी। नैना ने इस बदलाव को देखा और उसे घूरने लगी। उसका आंसू से लथपथ चेहरा शांत प्रशंसा के भाव में बदल गया। उसने ईमानदारी से सिर हिलाया, जैसे कोई बच्चा किसी अटूट वादे पर सहमत हो। वे कुछ देर तक ऐसे ही रहे और फिर गुड नाइट कहा और अपने अपने कमरों में चले गए। जब करण अपने छोटे से लिविंग रूम में सोफे पर लेट गया तो उसने छत को देखा। उसके दिमाग में विचारों की गड़गड़ाहट थी। उसने देखा कि प्लास्टर टूटा हुआ था और सड़ रहा था, और बीम ऐसे लग रहे थे कि वे किसी भी दिन गिर सकते हैं। एक अच्छे घर की किराए पर लेने का खर्चा कितना होगा? उसने सोचा, क्योंकि नींद धीरे धीरे उसे घेर रही थी। कॉक ए डूडल डू, पड़ोस के मुर्गे की चीख ने सुबह के सन्नाटे को चीर दिया, जिससे करण अपनी गहरी नींद से जाग गया। नींद से उबरने के लिए अपनी बाहें फैलाते हुए करण उठा, जल्दी से नहाया और रसोई की ओर चल दिया। उसने जाते जाते टीवी चालू कर दिया और बैकग्राउंड में सुबह की खबरें चलने दी। एंकरों की जानी पहचानी बातें हवा में गूंज रही थीं। एक पुराना लेकिन साफ सुथरा एप्रन पहनकर करण ने नाश्ता तैयार करना शुरू कर दिया। उसने मक्खन के साथ कुछ ब्रेड टोस्ट की, अंडे और आलू के पराठे तले और चाय बनाई। जब उसने खाने को छोटी डाइनिंग टेबल पर रखा तो उसकी खुशबू पूरे घर में फैल गई। एप्रन उतारकर वह नैना के कमरे में गया और दरवाजा खटखटाया। नैना, उठ जाओ, नाश्ता तैयार है, उसने पुकारा। उसने जवाब का इंतजार किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। आह भरते हुए करण ने दरवाज़ा खोला। नैना का कमरा एकदम साफ था। हाथ से बनी मालाएं और पोस्टर जैसी छोटी छोटी सजावटें दीवारों पर चार चांद लगा रही थीं। उसने देखा कि वो बिस्तर पर लेटी हुई है, ऐसी मुद्रा में सो रही है कि उसे झटका लगा। मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूं कि ऐसे मत सोया करो, तुम्हारे बगीचे में दर्द हो जाएगा, करण ने सिर हिलाते हुए खुद से कहा। वो खिड़की के पास गया, उसे खोला और सूरज की रोशनी को अंदर आने दिया। सुनहरी किरणें नैना के चेहरे पर पड़ रही थीं, जिससे वह बेचैनी से कराह रही थी। उफ भाई, ये क्या कर रहे हो? उसने अपनी आंखें छिपाते हुए शिकायत की। उठो, सुबह हो गई है, करण ने अपने हाथों को कमर पर रखते हुए दृढ़ता से उत्तर दिया। बड़बड़ाते हुए नैना अनिच्छा से बिस्तर से उठी, अपने भाई को एक नकली नज़र से देखा और नहाने के लिए बाथरूम में चली गई। जब तक वो करण के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठी, तब तक नाश्ते के दृश्य ने उसका मनोबल पूरी तरह से बढ़ा दिया था। ये पराठे तो कमाल लग रहे हैं भाई, उसने कहा, उसकी पिछली झुंझलाहट भूल गई। चलो खा लो, करण ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा। उन्होंने सहचर्यपूर्ण मौन रहकर भोजन किया, जबकि नैना उत्सुकता से अपना खाना खा रही थी। करण का दिमाग उसकी दिन की योजनाओं पर घूम रहा था। भोजन के बाद नैना ने बर्तन धोने की पेशकश की, जबकि करण सोफे पर आराम कर रहा था। पृष्ठभूमि में टीवी धीरे धीरे चल रहा था। बाह्य रूप से वह निश्चिंत लग रहा था, लेकिन उसके विचार उस रहस्यमय प्रणाली के साथ बातचीत में व्यस्त थे जिसे उसने हाल ही में खोजा था। सिस्टम, क्या मेरे पास जो पैसे आए हैं उनका इस्तेमाल कानूनी तरीका से हो सकता है? कहीं सरकार या किसी और को शक तो नहीं होगा? प्रश्न का उत्तर, पैसा सिस्टम के द्वार एकदम कानूनी तरीके से ट्रांसफर किए गए हैं।
आप बिना किसी चिंता के इनसे कुछ भी खरीद सकते हैं। शुक्रिया। ये तो एक बड़ी टेंशन थी, करण ने राहत भरी आवाज में कहा। वह पीछे की ओर झुका, कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे पता नहीं था कि नैना ने नहाना धोना खत्म कर लिया था और अब वो उसके बगल में बैठी थी, चुपचाप उसे देख रही थी। भाई, करण ने कोई जवाब नहीं दिया, वह सोच में डूबा हुआ था। भाई, भाई, उसकी अचानक चीख सुनकर करण चौंक गया और इधर उधर देखने लगा, उलझन में पड़ गया। नैना का नाराज चेहरा देखकर वह शांत हो गया और भौहें ऊपर उठा लीं। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? मैं कब से तुम्हें बुला रही हूँ और तुम सुन ही नहीं रहे। नैना ने अपनी बाहें क्रॉस करते हुए फुसफुसाया। अच्छा, क्षमा करें, मैं कुछ सोच रहा था, करण ने अपने सिर के पिछले हिस्से को खुजलाते हुए संकोचपूर्वक कहा। क्या सोच रहे थे? बस छोड़ो, कुछ खास नहीं, करण ने उसकी नज़रों से बचते हुए जवाब दिया। नैना ने संदेह से उसकी जांच की लेकिन अंततः उसने हार मान ली। ठीक है, वैसे आज काम पर नहीं जाओगे क्या? करण मुस्कुराया, आत्मविश्वास से पीछे झुक गया। नहीं, क्योंकि अब तुम्हारा ये भाई काम करना जरूरी नहीं समझता। CH5 टैप क्रेज। अच्छा, तुम्हारे इस भाई को अब काम पर जाने की जरूरत नहीं है। करण का खुशनुमा जवाब सुनकर नैना ने अपना सिर हिलाना शुरू कर दिया, जैसे कि अब उसे सब समझ आ गया हो। फिर जब उसने जो कहा वह उसके दिमाग में बैठ गया तो वह रुक गई। एक सेकंड बाद उसने अपनी आंखें अपने भाई की ओर घुमाई, जिसने सहजता से कहा कि उसके पास अब कोई नौकरी नहीं है। क्या? उसने अनजाने में अपनी आवाज़ ऊंची कर दी क्योंकि उसे झटका लगा था। क्या तुम कह रहे हो कि तुम्हारे पास अब कोई नौकरी नहीं है? हाँ, यह सही है, करण ने उत्तर दिया, अभी भी अपनी बहन की प्रतिक्रिया का आनंद लेते हुए वहां बैठा हुआ था। तो अब क्या? क्या तुम्हें कोई नई नौकरी ढूंढने की जरूरत है? नैना ने चिंतित भाव से पूछा, स्पष्ट रूप से दुखी थी क्योंकि वह जानती थी कि उसके भाई के लिए अच्छा काम ढूंढना कितना कठिन था। करण ने सोचा कि उसे अपनी बहन को कैसे समझाना चाहिए। वह उसे सीधे तौर पर यह नहीं बता सकता था कि उसने एक जादुई सिस्टम हासिल किया है जो उसे अपनी उंगलियों के हर टैप पर पैसे देता है ना? वह सोच सकती है कि वह तनाव से पागल हो गया है। अपनी और अपनी सुरक्षा के लिए उसने अभी सिस्टम के बारे में चुप रहने का फैसला किया। यह अविश्वास के बारे में नहीं था, यह उसे संभावित खतरे से बचाने के बारे में था। क्या होगा अगर किसी को या यहाँ तक कि सरकार को भी इसके बारे में पता चल गया? कुछ सोचने के बाद उसने अस्पष्ट रूप से उत्तर दिया, अभी नहीं, लेकिन चिंता मत करो, हम फिर कभी भूखे नहीं मरेंगे या गरीब जीवन नहीं जिएंगे। उसके शब्दों से आत्मविश्वास झलक रहा था, हालांकि करण ने खुद इस पर ध्यान नहीं दिया। नैना को नहीं पता था कि उसके भाई का आत्मविश्वास कहाँ से आ रहा था, लेकिन अभी के लिए उसने उस पर भरोसा करने का फैसला किया। ठीक है, अगर तुम ऐसा कहती हो तो मैं अब और नहीं पूछूंगी, उसने चुपचाप कहा, उसका सिर नीचे झुका हुआ था। करण ने धीरे से उसके सिर को थपथपाया। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हें आज लाइब्रेरी जाना है? तुम अभी भी यहाँ क्यों हो? नैना की आंखें चौड़ी हो गईं। ओह नहीं, मैं तो लगभग भूल ही गई थी। वह अपने कमरे में भागी, कुछ कपड़े लिए और बाथरूम की ओर भागी, लगभग लड़खड़ा गई क्योंकि वह अपने कदमों पर ध्यान नहीं दे रही थी। करण ने उसे अनाड़ी ढंग से चलते हुए देखकर असहाय होकर मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। उसने टीवी पर घड़ी पर नजर डाली, फिर साइड टेबल से अपना पुराना मोबाइल फोन उठाया। सिस्टम से ऐप खोलकर वह पागलों की तरह टैप करने लगा। दोनों अंगूठों का उपयोग करके करण प्रति सेकंड 2 बार टैप करने में कामयाब रहा, जिससे उसे प्रति सेकंड 2 रुपए की कमाई हुई। पहले तो वह निराश हुआ, उसकी टैपिंग की गति इतनी धीमी क्यों थी? उसे याद आया कि वह रिदम गेम खेलता था जिसमें तेजी से टैप करने की जरूरत होती थी। उलझन में उसने सिस्टम से पूछा, टैप टाइकून सिस्टम ऐप पर टैप करना मानव निर्मित एप्लीकेशन पर टैप करने जैसा नहीं है। टैप टाइकून सिस्टम ऐप पर हर टैप होस्ट के स्टैमिना का एक हिस्सा खर्च करता है, जो कमाए गए पैसे में बदल जाता है। इससे टैपिंग की गति कम हो सकती है। ये समझ में आता है, करण ने बड़बड़ाया। एक ऐसा सिस्टम जो सिर्फ टैप करके पैसे कमा सकता है, कौन जानता है कि यह और क्या कर सकता है? तारांकन। उसे एहसास हुआ कि सिस्टम के बारे में अभी भी बहुत कुछ ऐसा था जो उसे नहीं पता था। ये कहाँ से आया? क्या इसलिए कि वह एक ट्रांसमिग्रेटर था? लेकिन ये सवाल बाद में पूछे जा सकते थे। करण ने तब भी टैप करना जारी रखा जब उसकी उंगलियां दर्द करने लगीं। मेरी स्टैमिना इस तरह खत्म हो रही है, मेरी उंगलियां ऐंठने जैसी लग रही हैं, उसने शिकायत की, लेकिन वह रुका नहीं। जब नैना 15 मिनट बाद बाथरूम से बाहर निकली, तब तक करण ने 1800 रुपये कमा लिए थे। यह उस 200 रुपये की तुलना में अविश्वसनीय राशि थी जो वह उस ढाबे पर काम करके कमाता था जहां से उसे निकाल दिया गया था। करण के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान फैल गई क्योंकि वह अपने फोन पर ट्रांसफर नोटिफिकेशन को घूर रहा था। नैना उसके पास चली गई, उसने देखा कि उसका भाई पसीने से लथपथ था। तुम क्या कर रहे थे भैया? तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? करण ने चौंक कर ऊपर देखा। ओह यहाँ बहुत गर्मी है, उसने घबरा कर हंसते हुए कहा।
नैना ने चुपचाप छत के पंखे को देखा जो पूरी गति से घूम रहा था और बाहर बादल छाए हुए थे। फिर उसने सिर हिलाया। मैं समझ गई भैया। वह अपने कमरे में गायब हो गई और कुछ ही देर बाद अपना बैग लेकर वापस लौटी। मैं अब जा रही हूँ भैया, यहाँ अकेले मज़े करो। करण ने पलक झपकाई। मज़े करो? वह किस बारे में बात कर रही है तारांकन? लेकिन उसने अभी के लिए यह बात अपने दिमाग से निकाल दी। ये देखकर कि नैना जाने वाली है, उसने उसे आवाज़ लगाई। नैना रुको। उसने अपना बटुआ पकड़ा और उसे 1000 रुपये थमा दिए। ये लो, जो चाहो खरीद लो। किफ़ायती मत बनो, लेकिन बर्बाद भी मत करो, ठीक है? नैना ने झिझकते हुए उसकी ओर देखा। तुम मुझे इतने पैसे क्यों दे रहे हो? क्या तुम्हें यकीन है? सवाल पूछना बंद करो। बस मौज करो या अपने दोस्तों के साथ घूमो। याद रखो, तुम्हारे भाई के पास अब पैसों की कमी नहीं है। बेचैनी से नैना ने पैसे लिए। ठीक है, शुक्रिया भैया। जब वह चली गई तो करण को गर्व और खुशी का एहसास हुआ। उसकी छोटी बहन ने उनके परिवार के लिए बहुत कुछ त्याग किया था। अब उसे लाड़ प्यार करने की बारी उसकी थी। चिंता मत करो नैना, तुम्हें फिर कभी पीछे नहीं हटना पड़ेगा। तारांकन। ये सोचकर करण सोफे पर वापस बैठ गया, एक बार फिर से टैप करना और कमाई शुरू करने के लिए तैयार। योजक चिन्ह। मुझे बताना अगर तुम्हें आगे भी समायोजन चाहूंगा। प्लीज सपोर्ट मी। फोल्डेड हैंड्स, 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 फोल्डेड हैंड्स।